हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या साहू और आप सभी का एक बार से स्वागत करता हूं ज्ञानवर्ती पर। हम लोग सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट्स पढ़ ली थी। पहली हमने थी यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि पहला चैप्टर था 11th क्लास का। फिर हमने पढ़ा वेक्टर यानी सदिश, जो अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस की दूसरी यूनिट है। आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, यानी कि हिंदी में बोले तो गतिकी। गतिकी के बारे में पढ़ने वाले हम। अब गतिकी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दूरी पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, गति के समीकरण पढ़ेंगे। अब गति के समीकरण हम क्षैतिज गति के लिए भी पढ़ेंगे और ऊर्ध्वाधर गति के लिए भी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आप सभी को, और ये आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो, और टाइटल है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी। ये दूरियां घना नहीं है ना, दूरी। दूरी क्या होती है? जब आप किसी एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हो और किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो आपका जो पथ होता है, आपके द्वारा तय किया गया जो पथ होता है, वो क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है। अब इसमें कोई डेफिनेशन तो होती नहीं स्टैंडर्ड, जब मैं आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखाऊं। एक आपके होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। विस्थापन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि विस्थापन होता क्या है। देखो, दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन फर्क इतना सा होता है कि जैसे कि आप यहाँ से चलकर गए और इस पॉइंट पर आ गए, तो आप यहाँ से इस पूरा जो आपने पथ या फिर पाथ तय किया, ये तो क्या होगी? आपकी दूरी होगी। लेकिन आपके विस्थापन क्या होगा? इन दो बिंदुओं का जो आप इस बिंदु से इस बिंदु को पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट आपके रास्ता होगा, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए जो आपका सबसे छोटा रास्ता होगा ना, वो क्या होगा? इसका विस्थापन हो जाएगा। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। होती है भी दूरी है, लेकिन क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूरी है चले जा रहे उसके अंदर कर्व आ रहे, नहीं। विस्थापन होती है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, या फिर क्या बोल सकते हो? न्यूनतम दूरी। अब देखो, आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये टोटल तो हो गई आपकी पूरी दूरी, लेकिन आपने विस्थापन कितना तय किया? बस इतना सा। तो आपके हमेशा क्या होगा? दूरी बड़ी होगी। किससे? विस्थापन से। या फिर इसके बराबर भी हो सकती है। अब मानो कि मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो अब इसका विस्थापन भी यही है और दूरी भी यही है, तो दूरी बराबर तो हो सकती है विस्थापन से, लेकिन दूरी हमेशा बड़ी होगी। विस्थापन हमेशा मतलब बराबर तो हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। विस्थापन दूरी से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही क्या है? आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है। तो ये विस्थापन और दूरी के बीच में एक रिलेशन होता है, ये लिख लो आप कहीं पर भी। एक और फैक्ट लिखना आप, विस्थापन, चलो ये लिख ही रहे थे, इस साइड में लिख लो। ये आपकी दूरी क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन आपके जो विस्थापन होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे होता है वो अभी देखते हैं। ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है। अब जैसे कि आपने यहां से इस पॉइंट से आपने क्या किया? विस्थापन मापना शुरू किया या फिर दूरी मापना शुरू किया। आप गए, इस साइड में गए, बी पॉइंट तक गए, और फिर आप सी पॉइंट तक आए, और फिर आप डी पॉइंट तक चले गए। ये आपका ए पॉइंट था। तो आपने टोटल दूरी कितनी तय की? ए से बी, बी से सी, सी से डी, या फिर आप क्या कह सकते हो? ए, बी और डी। ये आपने क्या की? टोटल दूरी। यानी कि आपकी दूरी कितनी हो गई? ए से बी गया,
फिर बी से वापस ए आया और ए से डी, ये आपकी टोटल कितनी हो गई दूरी। अगर मैं इसको नेगलेक्ट मान लूँ तो, क्योंकि हम उसी के ऊपर वापस आए, तो ये तो क्या हो गई आपकी दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा इस टाइम पर, अगर आप विस्थापन को इस साइड में पॉजिटिव मान रहे थे, ये आपके 0 0 था, यहाँ पर विस्थापन क्या था 0, क्योंकि आपने जब स्टार्ट ही नहीं किया, चले ही नहीं, तो आपके क्या हो गया विस्थापन 0। अब जैसे आप इस डायरेक्शन के अंदर गए और आपने इसको पॉजिटिव साइड माना, तो इस साइड में आपका जो विस्थापन होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस साइड में आते गए, तो ये जो आपका यहाँ से इस साइड में आए आप, बी से सी साइड में आए आप, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका विस्थापन होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। अब उस नेगेटिव विस्थापन में आप, उस नेगेटिव विस्थापन को आप पहले वाले पॉजिटिव विस्थापन में जोड़ोगे, तो आपकी जो नेट विस्थापन आएगा ना, ए बी वाला जो विस्थापन था उससे कम आएगा। कितना आएगा, केवल ऐसी विस्थापन आएगा। अब अगर यहाँ से जाकर आप वापिस पॉइंट ए पर ही आ गए, तो आपका अभी विस्थापन कितना होगा 0, क्योंकि आपको क्या चाहिए, विस्थापन मतलब क्या होता है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी क्या होती है, विस्थापन होती है। अब ए से ए के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी 0, तो वहां पर आपका विस्थापन कितना हो जाएगा 0। अब अगर आप यहाँ से इस साइड में चले, अगर ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा आपकी नेगेटिव साइड, तो इस साइड में जो आपका विस्थापन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव विस्थापन होगा। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों फैक्ट्स लिख लो आप। फिर आगे चलते हैं हम और चाल के बारे में पढ़ते हैं। लिखा, चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है चाल। बचपन से पढ़ते आ रहे, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि v इज इक्वल्स टू होता है s अपॉन t। ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में जब भी हम चाल निकालते थे तो कैसे निकालते थे, इसी फॉर्मूले से निकालते थे। अब एक चाल और होती है आपके औसत चाल। औसत चाल माना कि आप कोई दूरी तय कर रहे हो और उसके अंदर आप, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और बीच में आपके काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेज है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको t1 समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको t2, यहाँ t3, यहाँ t4, t5, यहाँ पर t6, यहाँ पर t7। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी s1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी s2 है, s3, s4, ये s5, ये s6, ये s7। ठीक है। अब s1 दूरी तय करने में आपको टाइम लगा t1, s2 दूरी तय करने में आपको टाइम लगा t2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चाल कितनी थी आपके, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटेवा समय। तो v1 क्या आ जाएगा आपके s1 अपॉन t1। क्यों, देखो चाल का अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटेवा समय। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी s1, टाइम कितना है t1। ऐसे आपके v2 बराबर हो जाएगा s2 अपॉन t2। यहाँ पर ऐसे आगे से आगे चलते जाओगे, आपके v7 बराबर हो जाएगा s7 अपॉन t7। अगर ये और आगे जाता और n हो जाते आपके, तो vn बराबर हो जाता sn अपॉन tn। तो जो आपके औसत चाल होगी वो क्या होगी, ये जितने भी वेग आए आपके उन सारे वेगों का औसत होगी। तो क्या होगी आपकी v एवरेज होगी आपके v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, आगे से आगे चलते जाओ आप vn लिखो, अपॉन में आपकी n संख्या का भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके औसत चाल हो जाएगी। अब अगर और दूसरा तरीका निकालो तो क्या होगा, आपके औसत चाल v एवरेज होती है आपके दूरी, यानी कि ये टोटल दूरी है आपके। इस टोटल दूरी को लिखो और नीचे आप क्या लिख सकते हो, टोटल समय को लिख सकते हो, तो आपके क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस n1, ये sn और अपॉन t1,
ये T2, ये आपके T3, ऐसे चलते जाओ आप और Tn तक आ जाओ तो भी क्या हो जाएगी आपकी औसत चाल। तो आप क्या बोल सकते हो, चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो क्या हो जाएगा आपके वी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो क्या है आपके वी बराबर एस अपॉन टी, और ये आपके क्या हो जाएगा वी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये आपके इसको लेके चलना है, आपके जब भी औसत चाल आए तो ये फॉर्मूला ही हमेशा यूज करना है। देखो आपके कुछ कंडीशंस बन के आती है कि पहली कंडीशन आपकी ये आती है कि जब दूरी और चाल दे रखी हो और समय अपने को दे नहीं रखा हो, तब हम क्या कर सकते हैं, वी एवरेज। ऐसा टाइम आए आपके पास में कि V1 V2 V3 ऐसे सारे मान दे रखे हो और S1 S2 S3 ऐसे दे रखे हो। जैसे कि S1 जब दूरी तय करता है तो चाल थी उसकी V1, S2 दूरी तय करने में चाल थी उसकी V2, S3 दूरी तय करने में चाल थी उसकी V3, ऐसे Sn दूरी तय करने में उसके द्वारा जो चाल थी उसके द्वारा ग्रहण की गई चाल वो थी Vn। तो आप उसका क्या निकालो, औसत वेग, सॉरी औसत चाल। तो आपकी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अभी अपने को क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, ये चीज लिख लो आप। जब चाल व दूरी दी गई हो, आपको क्वेश्चन दिया हो और उसके अंदर चाल और दूरी दे रखी हो, तब आप औसत चाल कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 Sn अपॉन टोटल टाइम। नीचे क्या आना चाहिए आपके T1 प्लस T2 प्लस T3 और ऐसे आगे से आगे चलता हुआ आना चाहिए। लेकिन अपने को T1 दे ही नहीं रखा है, तो क्या करोगे, T1 फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पर देखो V बराबर क्या होता है S अपॉन T, तो T बराबर क्या हो जाता है S अपॉन V। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, T1 बराबर S1 अपॉन V1, T2 बराबर हो जाता है S2 अपॉन V2। ऐसे आप आगे से आगे चलते जाओगे तो Sn अपॉन Vn। एक तो आपके ये फॉर्मूला बन गया, और एक फॉर्मूला आपके और बनता है जब आपके इन तीनों में से कोई दो चीजें और दे रखी हो। जब आपको चाल और समय दे रखा हो तब भी हम कर सकते हैं। तो जब चाल व समय दिया हो, अब आपको क्या दे रखा है, चाल और समय दे रखा है, दूरी नहीं दे रखी है। तो कैसे निकालोगे, वी एवरेज। समय दे रखा है तो नीचे क्या लिख दो आप, समय लिख दो सारा, T1 T2 ऐसे आपके आगे से आगे चलता गया, ये आपके Tn। अब दूसरा दे रखा है आपको चाल, दूरी नहीं दे रखी है, तो दूरी कैसे निकालोगे, यहां से आप करो S बराबर क्या हो जाएगा Vt, यानी चाल गुणा समय। तो S1 बराबर क्या होगा आपके V1 T1 प्लस V2 T2, ऐसे आगे से आगे चलते जाओ तो आप क्या आएगा Vn Tn। अब मेरी मानो, अगर याद करना चाहो तो कोई बात नहीं है, और मेरी मानो तो केवल क्या याद करना है आपको, ये टोटल डिस्टेंस बटेवा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटेवा टोटल टाइम आपके क्या हो जाएगी, औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल दूरी बटेवा टोटल समय। ये आपके क्या हो जाएगा, औसत चाल। ये फॉर्मूला मेन है, आपको इसको करना है याद। इनको याद करना चाहो तो कोई बात नहीं, बाकी हद से ज़्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे आपको इस फॉर्मूले से इन फॉर्मूलों को बनाने में। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बना लोगे। छाप लो और इस पर जोर करना, याद किसको करना है, इस वाले को करना है। छाप लिया, चले आगे चले। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि ये जो पढ़ा है अपने भी मायाजाल
उस माया जाल से आपको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए आपको युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा। और आपके सामने पहला दुश्मन आता है आपका अब। कि कोई डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है आपको, ठीक है। लिखो आपकी यहाँ पर कोई कार है, कहाँ से जा रही, ए से बी की ओर जा रही है, और वो अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में, यात्रा के प्रथम आधे समय में में 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, चाल से चलता है। और अंतिम आधे समय में उसकी जो चाल होती है वो होती है आपकी 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या है, चाल है। तो आपको औसत चाल निकालनी है, ठीक है। मैं उसी फॉर्मूले से बताऊंगा, स्टैंडर्ड वाले से। आपके वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वी एवरेज। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, क्या कहीं पर बताया है, क्या नहीं बता रखी है। देखो समय दे रखा है, प्रथम आधे समय में और दूसरे आधे समय में। माना कि हम 2 सेकंड ले, नहीं मानना है, लेकिन एक बार समझने के लिए मान लो कि 2 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया और दूसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया। तो आप ऐसे मान तो नहीं सकते 2 सेकंड, तो हम मान लेते हैं कि 2t टाइम लगा। कि माना यात्रा में लगा समय कितना है अपने पास में, 2t। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो t समय लगा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपके क्या समय लगा, t। और यहाँ से यहाँ तक s1 दूरी तय की इसने, और यहाँ से यहाँ तक s2 दूरी तय की। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय आना चाहिए आपके। तो टोटल डिस्टेंस लिखो आप, s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा आपके 2t हो गया। अब s1 और s2 तो दे नहीं रखा है अपने, कैसे निकालोगे। तो चाल दे रखी है अपने को, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटेवा समय, यही होता है। अब दूरी निकालनी है आपको, तो s बराबर कितना हो जाएगा, vt। तो पहले के लिए आपके क्या होगा, 40 गुणा t, दूसरे के लिए होगा आपके 60 गुणा t अपॉन 2t। ये कितना हो गया, t कॉमन आया और नीचे वाले t से कट गया, 40 और 60। देखो ये t बाहर, 40 यहाँ से बचा, वहाँ से बचा 60 अपॉन नीचे 2t, t से t कैंसिल, तो 60 और 40 100, और 2 का भाग गया था आपके 50। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो क्या चलेगा, औसत चाल से ये दूरी तय करने वाला है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक की दूरी कितनी औसत चाल से तय करेगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। छाप लो इसे, फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और अलग चेंज कर देते हैं और होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं कि कार जो चल रही है, कार जा रही है कहाँ से, ए से बी की ओर, प्रथम आधी दूरी, अभी प्रथम आधा समय नहीं है, प्रथम आधी दूरी किस चाल से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। और द्वितीय या फिर अंतिम आधी दूरी
किससे करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके T1 ये आपके T2, इस पूरी को अगर आप 2x मान लो तो प्रथम आधी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपके पास में x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके कितनी हो गई, x। और इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस एक फॉर्मूला लगाना है, मैं बता देता हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं, क्या याद करोगे तुम भी। वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके 2x, ये x और x कितनी है 2x। टोटल टाइम T1 अपॉन T2, देखो ये नीचे आपकी 2x आ गया। T1 कैसे निकालोगे, s ये क्या v बराबर क्या होता है s अपॉन t, तो t बराबर हो जाएगा आपके s अपॉन v। तो निकालो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। यहाँ से x कॉमन लो, 2x अपॉन x कॉमन बाहर, 1 अपॉन v1 अपॉन 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल, ये बचा आपके ऊपर 2। इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो आपके क्या आएगा v1 v2, यहाँ पर v2 प्लस v1, ये जब उलट कर ऊपर जाएगा तो आपके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर 2v1 कितना है आपके 40, v2 है 60, ये 40 प्लस 60, 0 से 0, 0 से, अरे क्या भैया कहाँ से कटेगा, प्लस में है नीचे, 40 प्लस 60, 60 कितना हुआ, ये नीचे हो गया 100 और ऊपर हुआ 2400, नीचे आया आपके 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको छापो, जल्दी से छापो, फिर आगे चलते हैं। साइड में हटा, स्क्रीनशॉट लिया, चले चलो। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, और थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, तो फिर लिखते रहना आप। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि एक बस अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी, देखो ये बस चली ऐसे चली बी से, मैं चली नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आपके 2x है, ठीक है, ये कितनी है 2x, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी x, प्रथम आधी दूरी के लिए बोल रहा है, और ये आपके क्या हो जाएगी द्वितीय आधी दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी दे रखी है, चलो पहले देखो, दूरी तय करने में प्रथम आधे समय, देखो पहली आधी दूरी तय करने के प्रथम आधे समय में, पहली आधी दूरी तय की उसके प्रथम आधे समय में, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की इसके भी प्रथम आधे समय में, यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक 2t टाइम लेके चलते हो तो यहाँ से यहाँ तक बीच में अगर आप कहीं पे मान लो कि ये t है कि t समय तक आप इतना चले और दूसरे t समय तक आप इतना चले। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, डिस्टेंस बराबर मत ले लेना, समय बराबर दे रखा है अपने को, यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय। पहले आधे समय में कितने रफ्तार से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तथा शेष आधे समय में किस स्पीड से चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। वह शेष आधी दूरी, ये जो शेष आधी दूरी बच रही है इसमें चलता है ये आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से।
आपको क्या निकालनी, पूरी चाल की औसत चाल, पूरी दूरी की जो आपने ये तय की ए से बी तक, या फिर आपकी पूरी यात्रा थी ए से बी तक की, उसकी क्या करनी है, आपको औसत चाल निकालनी है। कैसे निकालोगे, ये आपकी जो आधी दूरी तय की इसने एक समय में इतनी चाल से, दूसरे समय में इतनी चाल से, पहले क्या करोगे, आधी जो दूरी तय की उस आधी दूरी का आप क्या निकालोगे, एवरेज निकाल लोगे, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो निकालोगे। फिर जो आपकी यहाँ से, यानी कि इसको अगर मैं सी पॉइंट दे दूँ, तो ए से सी पॉइंट तक के बीच की जो आपकी वेलोसिटी आई, स्पीड है, सॉरी, उस स्पीड और आप सी से बी तक की जो स्पीड है, उन दोनों का आपको क्या निकालना है, औसत निकाल लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ए से बी तक की औसत चाल निकल कर आ जाएगी। अब क्या करोगे, पहले क्या करोगे, ए से सी तक के लिए निकालो। यहाँ पर क्या दे रखा है कि कंडीशन क्या दे रखी है, समय दे रखा है और क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। दूरी का अपने को पता नहीं है कि 30 किलोमीटर की जो रफ्तार है उस टाइम पर कितनी दूरी तय की, 50 किलोमीटर की रफ्तार है उसमें कितनी दूरी तय की। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या करो, औसत निकालोगे। तो ए से सी के लिए, ए से सी के लिए आप क्या निकालोगे, वी एवरेज, ए वी एस की हो गया आपकी, ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है पता नहीं है, तो आप इसको क्या मानो, S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है आपके t, और ये t तो कितना हो गया 2t। S1 यानी कितना हो गया, चाल बराबर क्या होता है आपके दूरी बटेगा समय, तो टाइम बराबर हो गया आपके डिस्टेंस, सॉरी दूरी बराबर हो गया आपके ये VT, चाल गुणा समय। तो चाल है आपकी शुरू वाली 30 गुणा समय है आपके t, प्लस दूसरे वाले के लिए आपके 50 गुणा t अपॉन 2t। इसका आंसर आएगा, यहाँ से t कॉमन लिया आपने, नीचे वाले t से t कैंसिल, तो यहाँ पर आपके बचा 30 और 50, 80 में 2 का भाग किया तो आपके आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपकी जो शुरू वाली x थी इसकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, प्रथम आधी दूरी के लिए जो आपकी औसत चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष आधी दूरी के लिए जो आपकी चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले करके आए, तो उसका आंसर आपको पता ही है क्या आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कैसे होगी, अभी जस्ट पहला क्वेश्चन किया ही है। अभी चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं यार, तुम भी क्या। देखो यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है। समय का पता नहीं, क्योंकि x दूरी तय करने में कितना समय लगा हमारे को नहीं पता। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए x दूरी तय करने में जो समय लगा उसके बारे में अपने को नहीं पता। तो v एवरेज हो जाएगा आपके x प्लस x यानी टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आएगा आपके टोटल टाइम। टाइम क्या होता है आपके, टाइम बराबर होगा आपके डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके डिस्टेंस x अपॉन v, ये v1 या फिर VAC प्लस x अपॉन VCB, ये आपके हो जाएगा 2x अपॉन, नीचे से x कॉमन लिया मैंने, 1 अपॉन VAC प्लस 1 अपॉन VCB, x से x कैंसिल, और इन दोनों का आप जब लघुत्तम लोगे तो नीचे आएगा आपके VAC VCB प्लस VAC, ये उलट कर ऊपर जाएगा तो आपके हो जाएगा 2 गुणा VAC VCB अपॉन VCB प्लस VAC, ये होगा 2 गुणा 40 गुणा 60, नीचे होगा 40 प्लस 60, और इसका आंसर आएगा आपके 48 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको छाप लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ है पहले, और संभावना है कि सेकंड ग्रेड के अंदर भी आ जाए या फिर लैब स्टूडेंट के अंदर आ जाए। छाप लिया, चलें आगे चलें, चलो। अभी हम यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ पढ़ने वाले हैं। एक है आपके वेग, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे, और दूसरा है आपके त्वरण। इसको हम वी वेक्टर से दर्शाते हैं। चाल और वेग में क्या फ़र्क है, कोई पूछ ले तो बस इतना सा फ़र्क है कि चाल के साथ में दिशा नहीं होती और वेग के साथ में क्या होती है, दिशा होती है। वही विस्थापन और दूरी वाला मैंने बताया था कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन क्या होगा, वेग ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण को हम ए वेक्टर से दर्शाते हैं। वी वेक्टर बराबर होता है आपके विस्थापन बटे समय, और त्वरण ए वेक्टर बराबर होता है आपकी वेग बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण, वेग, और वेग में परिवर्तन की दर आपके क्या कहलाती है, त्वरण होती है। अब इसके अंदर औसत वेग वही क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको s से बता दूं, चलो x से लिख लेते हैं, ये x अपॉन टी और वो v अपॉन टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर अगर आप ए एवरेज लिखो त्वरण, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। एक और होता है आपकी यहाँ पर नई टर्म आती है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक नाम से पता चल रहा है कि तात्क्षणिक, उस क्षण पर, यानी उस पर्टिकुलर किसी क्षण पर जो आपके वेग होगा वो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक हो जाएगा। और इसको अपन वी वेक्टर से दर्शाएंगे और ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी। और यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण जो होगा आपके ए वेक्टर बराबर होगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, तात्क्षणिक त्वरण। अब यहाँ पर देखो वेग किस किस में संबंध होता है, स्थिति और समय। यहाँ पर स्थिति संवेग, ये विस्थापन क्या होता है, स्थिति अंतर होता है, दो आपकी कोई स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों का अंतर जब क्या होगा, आपके विस्थापन होगा। देखो जैसे कि ये आपके कोई समतल है और इसके अंदर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, इस समतल के अंदर कोई ना कोई स्थितियां हैं, और इन स्थितियों को जब आप अंतर निकालोगे वो क्या हो जाएगा, आपके विस्थापन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेग क्या होता है, स्थिति और समय के अंदर संबंध होता है। तो आप ग्राफ बनाओ यहाँ पर, स्थिति, चलो ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले इनको उतार लो, फिर ग्राफ दोनों का साथ में समझा देंगे। उतार लिया, आगे चले, चलो। एक साइड में अपने चल रहा था वेग और इस साइड में आपकी चल रहा था त्वरण। v बराबर मैंने बताया था x अपॉन टी और त्वरण a बराबर बताया था मैंने v अपॉन टी। ये वेक्टर ले लो सारों के। स्थिति और समय के बीच में जो आपके ग्राफ बनेगा वो किसको बताएगा, वेग को बताएगा। तो स्थिति समय ग्राफ, यहाँ पर आपकी स्थिति और ये रहा आपके समय। ये आपका कोई ग्राफ है, ये समय के साथ में थीटा एंगल पर बना हुआ है। ये क्या होगी, इसकी स्पर्शजा, या फिर क्या बोलोगे इसको, ढाल। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना,
स्थिति समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? आपके वेग के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपकी वेग है वो किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। स्थिति समय ग्राफ का जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होता है? वेग के बराबर। कैसे होगा आप ही देखो समझो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पर मैं वेग निकालना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मेरे को टी टाइम लगा और इस जगह पर आपके वेग है v, ठीक है। अब यहाँ तक वेग v है तो ये आपके क्या हो गया? v, ये आपके t है। अब मैंने बताया था l a l, ये आपके k a। लंब और आधार के बीच में संबंध क्या होता है? आपके टेन थीटा। तो यहाँ से आपके टेन थीटा बराबर क्या आ गया? आपके सॉरी ये आपकी स्थिति यहाँ पर x है, तो यहाँ तक की आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? x। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन आधार। ये क्या है आपके? लंब। लंब क्या है? x और आधार क्या है आपके? टाइम t। अब ये किसके बराबर होता है? x अपॉन t। जस्ट पढ़ा है आपने क्या? वेग के बराबर। तो v बराबर क्या हो गया आपके? टेन थीटा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो कहीं पे भी लिख लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। त्वरण के अंदर आपके किस किस के बीच में संबंध है? वेग और समय के बीच में। तो हम क्या निकालेंगे? वेग समय ग्राफ। ये आपका वेग, ये आपका समय, ये थीटा बना रहा है। यहाँ पर सेम लाइन लिखनी है कि ढाल किसके बराबर होगा? त्वरण के बराबर होगा। यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपके? एक्सेलरेशन ए। कैसे हुआ? माना कि यहाँ पर आपको त्वरण निकालना है, यहाँ पर वेग v है, तो यहाँ से यहाँ तक v और यहाँ पर टाइम t। सेम लंब और आधार के बीच में, ये लंब है ये आधार, लंब और आधार के बीच में संबंध क्या होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर v अपॉन ए हो गया, और v अपॉन ए अपने सॉरी v अपॉन टी क्या हो गया आपके? v अपॉन टी होता है आपके त्वरण के बराबर। तो इसलिए आपके टेन थीटा बराबर क्या हो गया? a, या फिर क्या बोल सकते हो इसको? त्वरण बोल सकते हो। अब इन दोनों के अंदर एक चीज और देखो, अगर मैं इसको इसके साथ इस साइड में गुणा कर दूं तो v गुणा क्या हो जाएगा? t बराबर क्या हो जाएगा आपके? x। यानी कि वेग और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? आपके वेग और समय का गुणनफल होता है आपके विस्थापन के बराबर। तो ये आपके वेग और समय का जो ग्राफ आ रहा है, अगर मैं इसका गुणनफल निकाल लूं या फिर क्या करूं? क्षेत्रफल निकाल लूं, तो वो जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? विस्थापन के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर इस जगह पर कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। इसको तो याद कर ही लेना आप। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि जैसे आपको कोई ग्राफ दे दिया, वेग समय ग्राफ होगा, और फिर आपको पूछ ले कि भाई इसका विस्थापन कितना है टोटल, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसको छापो, एक क्वेश्चन करते हैं हम, और उससे जो आपकी ये टेन थीटा वाला जो सवाल है यहाँ से वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलें। एक क्वेश्चन है आपके PYQ है, नीट में भी आया है हुआ है और आपके सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ कि कोई दो कारें हैं आपके पास में,
जिनका वेग समय ग्राफ कुछ इस प्रकार है। स्थिति समय ग्राफ कुछ इस प्रकार है कि ये वाली जो आपके वेग है वो बना रहा है कोण 30 डिग्री का, और यहाँ से कोण बन रहा है आपके 60 डिग्री का। अगर कार ए है ये और कार बी है, तो ये बताओ कि कौन सी कार का, ये क्या है आपके कार, ये भी क्या है कार बी, तो किस कार का वेग ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा ये भी बताना है। तो सॉल्यूशन निकाल लो आप। स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, वेग के। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपके tan थीटा। तो वी ए बराबर कितना हो गया tan। देखो एक तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको कि इसका जो ढाल होता है वो वेग के बराबर होता है, जिसका ढाल ज़्यादा उसका वेग ज़्यादा। कार ए का ढाल ज़्यादा है या कार बी का ढाल ज़्यादा है, कार ए का ढाल कितना है 60 डिग्री और कार बी का ढाल कितना है 30 डिग्री। तो ढाल किसका ज़्यादा है, कार ए का है, तो वेग किसका ज़्यादा होगा, कार ए का। तो क्या लिख सकते हो, ढाल कार ए का ढाल ज़्यादा है किससे, कार बी से। तो क्या बोलोगे कि v ऑफ a इज़ ग्रेटर देन v ऑफ b। अब कितना ज़्यादा है वो हम निकाल लेते, कैलकुलेट कर लेते अभी। तो वी ए बराबर है आपके tan 60 डिग्री, वी ए बराबर हो गया आपके tan 60 की वैल्यू होती है आपके √3, और वी भी बराबर हो गया आपके tan 30 की वैल्यू होती है आपके 1/√3। अब इन दोनों का रेशो निकाल लो, किसकी ज़्यादा होगी वो पता चल जाएगा आपको, और कितनी ज़्यादा होगी वो भी पता चल जाएगा। तो VA/VB बराबर हो गया √3/1/√3, ऊपर जाएगा तो VA/VB बराबर कितना हो गया 3/1। तो VA = 3VB, यानी कि पहली वाले की जो चाल है दूसरी वाले की चाल से 3 गुना ज़्यादा होगी आपके पास। छाप लिया ऐसे। ऐसा करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।